फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। साथियों, हम लोग समाज से जुड़े हुए बहुत सारे विषय लेके आते हैं। उसके अंदर पिछला एपिसोड भी आपने सूचना के अधिकार पे पढ़ा था। हो सकता है सूचना का अधिकार आज आपको काम में नहीं आए, लेकिन ये पग पग पर आपके राशन कार्ड से लेके आपके जीवन से लेके आपकी रसोई सब कुछ में काम में आता है। और ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि आरटीआई के बहुत बड़े एक्टिविस्ट जिन्होंने लगातार धरने प्रदर्शन करके राजस्थान सूचना आयोग को भी ये कई काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और हमने पिछला एपिसोड आपको बताया, वो महान कार्यकर्ता, वो बहुत अच्छे एक्टिविस्ट राकेश जी सोगानी हमारे साथ में। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, आप ये बताओ कि ये सूचना आयोग जो राजस्थान के अंदर है, इसके अंदर 5-5, 7-7 साल से मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं। ये सूचना आयोग आवेदनों की कब्रगाह कैसे बन गया? ये कब्रगाह हो गई। तो इसको बड़ी साजिश के साथ कब्रगाह बनाया गया है। जितनी भी सूचनाएं हैं वो विभाग के पास होती है और हर विभाग ने एक लोक सूचना अधिकारी बनाया हुआ है जिसका कार्य दायित्व है सूचनाओं की अदायगी करना। मगर उसने अपने अधिवक्ताओं को नियुक्त कर दिया। अधिवक्ताओं ने एक गारंटी दे दी कि आपको हम पनिशमेंट नहीं लगने देंगे आयोग में, हम थका देंगे अपीलार्थी को, 10 बार तारीखें दिला देंगे जिससे अपीलार्थी का खर्चा लगने लगे और अपीलार्थी आने बंद हो गए। इस तरीके से जो पैसा दिया गया वो विभाग से दिया गया अधिवक्ताओं को, और जितने भी राज्य लोक सूचना अधिकारी थे उन्होंने इसको कब्रगाह बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिला के मैं आपको ये बताऊं कि कई चीजें ऐसी है जहां वकीलों की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे राज्य ये सूचना आयोग है, यहाँ आदमी केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, नागरिक ही आवेदन करता है, नागरिक को सारी सूचनाएं मिलती है। ऐसे में वकीलों की आवश्यकता नहीं होती, अधिकारी को देनी होती है, जनता को लेनी होती है। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण आयोग देखिए, इस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नागरिक जिसका उपभोक्ता संरक्षण का हनन हुआ है वो खुद आके और उपभोक्ता आयोग के अंदर अपनी समस्या बता दें। अब ऐसे कई पारिवारिक मामले, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां आदमी को बोलने के लिए जिगर नहीं होता। अब वो सोचता है कि बोलने के लिए किसको ढूंढूं, तो उसके सामने एक ही विकल्प रहता है कि वकील साहब उसको मिल जाएंगे। अब वकील साहब जो कोर्ट के अंदर पैरवी करते थे अलग अलग कानून की, अब सूचना का अधिकार कानून के कुछ तो धाराएं या उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अंदर उसको काम करना। राकेश जी, ये वकीलों का, अधिवक्ताओं का सूचना आयोग में प्रवेश का कोई औचित्य भी है? क्या है ये सब? सूचना का अधिकार कानून इतना सहज और सरल भाषा में है कि एक आम आदमी अगर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट इस किताब को पढ़ ले और ढंग से समझ ले तो सारा कानून समझ में आ जाएगा। बहुत सहज भाषा में इसको लिखना है, सहज भाषा में कहीं कोई टिपिकलिटी नहीं है। सूचना का अधिकार कानून के अंदर प्रथम अपीली अधिकारी ने, द्वितीय अपीली अधिकारी ने एक्ट के अंदर हमेशा विभाग को, और विभाग ने जो प्रतिनिधि राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है उसी को जिम्मेदार माना है। अर्थदंड भी उसी पे लगा है, शास्ति भी उसी पे लगी है और क्षतिपूर्ति भी विभाग पे लगी है। तो फिर अधिवक्ता की जरूरत कहाँ आई? केवल अधिवक्ता का काम ये हुआ कि अपीलार्थी को परेशान करना, प्रताड़ित करना और उसे आयोग से भगा देना। सूचना के अधिकार कानून में उसकी अविश्वसनीयता को ले आना, कुल मिलाकर के एक साजिश के तरीके से इसको पूरे काम को किया गया है। सूचना का अधिकार कानून के बारे में जो राकेश जी ने बताया वो मैं थोड़ा सरल करके बताता हूँ। अपीलार्थी का मतलब क्या हुआ कि जिसने पहले सूचना का अधिकार पे एप्लीकेशन लगाई, फिर उसके बाद में प्रथम अपील करी वहीं की वहीं, फिर उसको वहां से भी सूचना नहीं मिली, वो सूचना आयोग चला गया। अब सूचना आयोग वो अपने घर से खुद के खर्चे से जा रहा है और फिर होटल में भी रुक रहा है। फिर राजस्थान सूचना आयोग जयपुर के सिंधी कैंप से वो 10 किलोमीटर दूर झालाना के अंदर मौजूद है। फिर वहां जाके और वो आराम से बैठा है, मतलब उसको कोई काम धाम नहीं है जो सूचना लेना चाहता है जनहित की। अब दूसरी तरफ वो अधिकारी जिसको सूचना उसकी जेब में देना भी है, लेकिन वो खुद अपने आप के अंदर बिल्कुल नौकरशाह बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स बना हुआ है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता, एक एप्लीकेशन लिखता है। और जो विभाग के लॉ के, मतलब हर विभाग के खुद के कुछ वकील होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, लेकिन सूचना के अधिकार के मामले में नहीं दिया जाता। बाकी के कई मामलों में पैरवी करनी होती है तो वहाँ वो वकील भी होते हैं,
लेकिन अधिकारियों की ये चालबाजी कि सूचना आयोग जो उन पे पेनल्टी लगा रहा है और उन्हीं को वो शास्ति भरनी पड़ेगी, उन्होंने गलती की है, लेकिन वहां वो उस वकील को भेज देते हैं, वकील तारीख ले लेता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण से हमने एक सूचना मांगी जिसका सूचना शुल्क 50 रुपये हमने जमा कराया। विलम्ब से मिलने के बाद हमने कहा कि हमारा ये 30 दिन बाद आपने सूचनाएं दी, हमको 50 रुपये वापस दीजिए। जब नहीं दिया तो हम आयोग में चले गए और आयोग के अंदर अधिवक्ता को नियुक्त करके उसका 5500 रुपये का फीस दे दिया गया। जब आयोग ने ये कहा कि इनको क्षतिपूर्ति दो तो हमारी क्षतिपूर्ति हमको 7 साल में नहीं मिली और उस अधिवक्ता को 15 दिन में पेमेंट दे दिया जेडीए ने। तो ये पूरी एक साजिश है। अधिवक्ता को केवल एक ये कह करके आयोग में भेजा गया है कि तुम अपीलार्थी को इतना परेशान कर दो कि हम उसको यहाँ से सूचना देंगे नहीं, और आयोग में भी परेशान करने के बाद देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और अपीलार्थी आना सूचना आवेदन लगाना बंद कर देगा। तक कहीं आज के फोर्स न्यूज के इस एपिसोड का एकमात्र मकसद है, जो भी लोग सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयोग जाते हैं वो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि उनको कितने चक्कर खाने हैं और किस तरह से सूचना आयुक्त के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, अगर तारीख पे तारीख मिलती है तो उनको क्या करना है। ये सब जानकारी आपको हम लोग इसी के लिए दे रहे हैं। अब राकेश, सूचना का अधिकार कानून में अधिकतम सीमा 8 महीने की तय की गई है। 30 दिन सबसे पहले आप आवेदन लगाएंगे, उसकी समयावधि है 30 दिन की समयावधि। प्रथम अपीलीय अधिकारी की है, वो अगर 15 दिन ज्यादा लगाएगा तो कारण स्पष्ट करेगा कि किस राज्यकार में व्यस्त रहा। और 6 महीने आयोग का उसमें टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर इस तरीके से निर्धारित है उसके अंदर सारी व्यवस्था। फिर भी 3-3, 4-4 साल एक साजिश के तहत जबरदस्ती तारीख पे तारीख दे करके, और आयोग ने अपनी सूचना आयुक्तों ने अपनी भूमिका इसको कब्रगाह बनाने के लिए निभाई हुई है। बहुत बढ़िया राकेश जी, आप फोर्स न्यूज में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। हमने इसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था की है। अगर कोई भी लोग सूचना अधिकारी ये कहता है कि मैं आयोग में अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं हूं, तो हम मात्र 21 रुपए में उसको एक अधिवक्ता उपलब्ध करा देंगे। अगर उसके बाद भी वो 21 रुपए के बाद भी बड़ी फीस दे करके कोई अधिवक्ता को नियुक्त करता है तो हम राजकोष की हानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।